हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, मार्च स्टार्ट हो चुकी है और एग्ज़ाम में अब पूरे प्रॉपर 3 महीने भी ढंग से नहीं बचे हैं। 3 महीने से भी कम बचे हैं क्योंकि 25 मई में एग्ज़ाम है। अब इस टाइम तक आपको ये लगने लगता है कि अब हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब कि टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, किन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो, आपने एक चीज़ तो सिनेरियो आपने देखा होगा कि अगर कोई एक पर्सन 3-4 अटेम्प्ट दे रहा है, या जिसके 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, या जो कोई भी एक फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, ठीक, उसको भी सब कुछ आता है लेकिन सबका नहीं निकल पाता है। तो यानी कि देयर इज़ सम के कोई ना कहीं स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम आ गई है। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है कि पॉलिटी में क्या लिखा हुआ है, या उसको नहीं पता है हिस्ट्री में क्या, उसको भी सब पता है, उसने भी सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन एट द एंड वो कुछ चीज़ों में कहीं न कहीं लैग कर गया। उसकी पढ़ाई पे कभी उँगली नहीं उठा सकते आप, क्योंकि उसको भी नॉलेज उतनी है और आपको भी नॉलेज उतनी है। तो अब हमें लास्ट मोमेंट पे इस समय क्या और किन चीज़ों पे फ़ोकस रखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट जो मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अभी जो है, आप अपने कोई एक कोर सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर लो, और मेरे हिसाब से आपने वो पढ़ने भी स्टार्ट कर दिए होंगे फ़ेब के स्टार्टिंग से। जस्ट लाइक जैसे पॉलिटी आता है, पॉलिटी से ठीक-ठाक क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स, ठीक, वो डिपेंड करता है कि आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है कि नहीं है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री आती है खासकर, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा नहीं कहूँगा कि मिडिएवल से नहीं क्वेश्चन आते, बट मॉडर्न से ज़्यादा थोड़े से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक। अब इसके अलावा आपके क्या बच जाता है, साइंस एंड टेक, SNT लिख देते हैं। एनवायरनमेंट आ जाता है आपका, और आपके करंट अफेयर CA लिख देते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन या वर्ल्ड मैप आप जो भी देखना चाहें, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पूछ लेता है, या मैप से रिलेटेड पूछ लेता है वो। मतलब आप उसको करंट अफेयर में भी ले सकते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाउंड्री टचिंग कंट्री पूछ लेता है, ये कहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो आप उसको CA में काउंट करें, या करंट अफेयर्स में, या इंटरनेशनल रिलेशन, या मैप में, वो आपकी इच्छा है। फिर आर्ट एंड कल्चर, ठीक। और एक आपका इसमें क्या हो गया, मतलब बाकी तो इतना कुछ ऐसा सच नहीं आ पाते हैं, बाकी वो मीडिएवल तो इतना नहीं आता है, और एंशियंट में भी आता है तो कभी कभार कैसा क्वेश्चन आ जाता है जो किसी को ही नहीं पता होता है। तो अब आप यहाँ पे अपने 4 कोर एरिया मान लीजिए, मतलब जस्ट लाइक जैसे मैं मानता हूँ कि कोई भी एक एस्पिरेंट है, उसका पॉलिटी अच्छा है, ठीक, बट उसका इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है, उसको लगता है कि उसका मॉडर्न अच्छा है, ठीक। और ये जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जस्ट लाइक जैसे एनवायरनमेंट या साइंस एंड टेक अच्छा है, तो अब ये 4 उसने अपने कोर एरिया मतलब डिसाइड कर लिए। क्यों? क्योंकि पॉलिटी से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं एक अप्रोक्स वैल्यू लेके चलूंगा, ऐसा नहीं कि आपको मैं बता दूं कि एग्जैक्ट इतना आ रहे हैं। मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ कि 17 से 18 क्वेश्चन पॉलिटी में आ गए। पॉलिटी सबका अच्छा रहता है, उनमें से 2-3 क्वेश्चन अगर आपके चलो गलत हो गए, मान लेते कि 15 क्वेश्चन आप तब भी सही कराए, ठीक। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि नहीं पता होते हैं सबको भी, ठीक, मतलब थोड़ा सा इन डिटेल चले जाते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आप तब भी नहीं कर पाते, मतलब तब भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, है कि नहीं। साइंस एंड टेक में भी ऐसा है, साइंस एंड टेक आपकी करंट अफेयर बेस्ड आती है, करंट अफेयर आपका अच्छा है तो आप इसको टैकल आउट करके ले जा सकते हैं। एनवायरनमेंट में भी सेम ऐसा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, करंट अफेयर अच्छे से करें, आपके कंसेप्ट अच्छे से आपको आते हैं, तो आप इसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आपने ये अपने 4 कोर एरिया देख लिए, और अब 35 से 40 क्वेश्चन आप इनमें कर पाते हैं, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 35 से 40 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, नहीं। आपको जितने आते थे आपने उतने सॉल्व कर लिए, ठीक, और इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे जो आपकी नॉलेज है उसके बेसिस पे। अब ऐसा नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, और वहाँ से भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, करंट अफेयर्स में करेंगे कुछ आप क्वेश्चन, मैप्स में से करेंगे। मतलब अब आप अपना क्या करेंगे, आप अपनी मतलब जो एक नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके बाकी अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और उसको एक ठीक ठाक, मतलब जो एक मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो तब निकल जाएगा, वो पेपर टू पेपर भी डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन हमें उस टाइम पर अटैम्प्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। वो मैं एक लास्ट में एक वीडियो लेके आऊँगा कि कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट पे चीज़ों को फोकस रखो, ठीक। तो अब आप आर्ट एंड कल्चर से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, करंट अफेयर से कर लेंगे, इकोनॉमिक्स से भी कर लेंगे, क्योंकि ये भी आपको थोड़े थोड़े आते हैं। तो कुल मिला के एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हाँ, आपके जो चांसेस हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के वो बन सकते हैं। लेकिन अब हमको यहाँ पे किस तरीके से किन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पॉलिटी जो है, आप कहीं से भी इसको मतलब ये नहीं कि आपने कोई एक नोट्स देख लिए, शॉर्ट नोट्स देख लिए। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके खुद के नोट्स हैं, आप वो नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है।
आपके खुद के नोट्स हैं, उन उस नोट से आप ये पॉलिटी को रिवाइज़ कर लीजिए, वरना लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट है भाई। देखो लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट है, आप वहाँ से उसमें से चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम है अभी आपके पास। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी बुक पढ़नी है, नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रेसिडेंट से आ जाता है, प्रेसिडेंट से आ जाता है, पार्लियामेंट से आ जाता है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप मतलब जो क्या है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको एटलीस्ट आप बुक से पढ़ लीजिए। बट इफ़ अगर आपके पास खुद के नोट्स है काफ़ी अच्छे से बने हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है लक्ष्मीकांत की, जिसमें कि मैंने लाइन टू लाइन पॉलिटी की बुक पढ़ाई है। आप उसको 2x पे कानों में लगाइए, सामने बुक रखिए, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो लाइन आपको देखने को मिलेगी, और विद इन 1 वीक आप वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपने लगातार करके देख लिया तो मैं तो ये बोल रहा हूँ 3 दिन के अंदर वो आप फिनिश कर देंगे, ठीक। तो आपका वहाँ से भी रिवीजन हो सकता है। लेकिन इसमें फोकस एरिया ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, प्रेसिडेंट वाला, पार्लियामेंट वाला, स्टेट गवर्नमेंट वाले जैसे थोड़े बहुत आपको अच्छे से आ जाने चाहिए, गवर्नर आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ ऐसे फोकस एरिया हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन हो गया, ये काफ़ी न्यूज़ में चलता रहता है, अभी वन इलेक्शन वन कमीशन, और प्लस इन सब चीज़ों की वजह से इलेक्शन कमीशन आया न्यूज़ में, या आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीबीआई, ये कुछ चीज़ें ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। और बाकी इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे आप हिस्ट्री में क्या होता है कि सब ने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है। अब मतलब मान लेता हूँ मैं, अगर किसी ने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मिडिएवल के लिए आप पढ़ते हैं सतीश चंद्रा, और एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा पढ़ते हैं। अब आपको ये रिवाइज करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, ठीक। ये दोनों के लिए है, मैं ये दोनों के लिए बता रहा हूँ। जो फर्स्ट अटैम्प्टर हैं, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं, अगर उन्होंने भी ये पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट नहीं करी हैं और उनको अब ये बर्डन लगेगा, मैं चाहूँगा कि अब उससे ये ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो अब आपके पास इतना समय नहीं है कि सिर्फ आप हिस्ट्री को 1 से 1.5 महीना दे दो, ठीक। और ये वाजिब भी नहीं है कि आप हिस्ट्री को 1 से 1.5 महीना देंगे, ठीक। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, आपने नोट्स बना रखे हैं, तो वो तो एक सोने पे सुहागा चीज़ होगी, आप अपना वहीं से रिवाइज कर लीजिए। बट इफ़ अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आपको दिक्कत आ रही है कि अब इसको कैसे टैकल आउट करें, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा कि आप लूसेंट को उठा लीजिए, लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। लूसेंट एक बेस्ट सोर्स है, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, खुद के स्पेक्ट्रम आपने पढ़ी नहीं, आर एस शर्मा नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ा, तो आप अब लूसेंट को उठा लीजिए। फर्स्ट अटैम्प्ट भी, या जो कि 2-3 अटैम्प्ट भी दे चुके हैं, लूसेंट पढ़नी वैसे भी ज़रूरी है, और अब आप इसके लिए भी पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे तो भी ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। और लूसेंट पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी मैंने सहूलियत कर दी है। प्लेलिस्ट में जाके कानों में ईयरफोन लगा के मतलब ये जो लूसेंट वाली प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, कानों में ईयरफोन लगाना, सामने बुक रखना, लाइन टू लाइन एकदम मैंने पढ़ा रखा है उसमें, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, ठीक। अगर आपको ऐसे करना है तो, और बहुत जल्दी आपका ये क्रिएट मतलब क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। और आपका मल्टीपल रिविजन्स पे फोकस करना पड़ेगा। देखो पता सबको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन मल्टीपल रिविजन्स जब तक नहीं होंगे तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो मल्टीपल रिवीजन होना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 4 to 5 रिवीजन तो हर एक चीज़ का कर ही लेना, ठीक। 4 से 5 रिवीजन अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, इसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स मान लीजिए कि आपके पास नोट्स हैं और वो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में ये कि आपने अच्छे से चीज़ों को नहीं पढ़ा है, या आपको दिक्कत होती है, और अब आप सोच रहे हैं कि अरे हम मतलब मृणाल सर की आपने बुक स्टार्ट करी है, ठीक है, आपने मृणाल सर का वो पढ़ना स्टार्ट करा है, खुद के नोट्स पढ़े हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं तो मैं कहूँगा गो फॉर इट, आप वो चीज़ें करिए। लेकिन कुछ का ये रहता है कि कुछ को तब भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स के सेलेक्टेड चैप्टर्स। जैसे कि बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन आता है तो ये आपको आना चाहिए। मनी एंड बैंकिंग, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, टैक्स आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको आना चाहिए ये जो नेशनल इनकम वाला होता है, जैसे जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, ये कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए,
ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि अब पूरा एकदम सिलेबस पढ़ने बैठ जाओ या पूरा एकदम रिवाइज़ करो, नहीं। अगर जिसने इकोनॉमिक्स से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी, उसको अभी भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ इन टॉपिक्स पे फ़ोकस कर लेना। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये भी कर रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है। इकोनॉमिक्स के 40 लेक्चर्स हैं जो कि 33 मिनट के होंगे, और उनमें ये सबसे पहले मैंने ये कंप्लीट कर रखा है, ठीक। और जैसे कि इसमें पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये सारी चीज़ें भी मैंने उसमें कर रखा है। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता ही आता है इन टॉपिक से, तो आप लोग प्लीज़ ये टॉपिक्स, चाहे आप जहाँ से कर रहे हैं, अपने नोट से कर रहे हैं, मोबाइल सर से कर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत मिले। ओके, बाकी रहा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, आपका करंट अफेयर से। करंट अफेयर आपको अच्छी तरीके से करने चाहिए। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि करंट अफेयर करें कहाँ से। देखो, कुछ का क्या होता है कि वो डेली न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, ठीक, तो वो अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जो अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। कुछ क्या करते हैं कि किसी भी एक मैगज़ीन को फॉलो कर लेते हैं, मंथली मैगज़ीन को वो फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है कि चलो ठीक है, लास्ट में आप उन सब चीज़ों से रिवाइज़ कर लेना। कुछ लोग होते हैं कि जो कि मतलब विज़न की जो पीटी 365 आती है उस पे डिपेंडेंट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ऐसा देखो, क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट कहीं किसी भी मैगज़ीन से नहीं देखने को मिलेगा, बट ये रहता है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप एलिमिनेट कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक। कभी कोई बोले कि सर अब तो क्वेश्चन भी नहीं आते पीटी 365 से, ये वो, देखो क्वेश्चन कहीं किसी मैगज़ीन से नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की पढ़ रहे हैं, वो आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देती है, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप एलिमिनेशन कर पाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये न्यूज़ में था कि नहीं न्यूज़ में था, तो उस बेसिस पे एलिमिनेट हो जाता है, ठीक। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आप जिस टाइम पे टेस्ट सीरीज लगाएं, तो एक एक दो दो टेस्ट या दो दो तीन तीन टेस्ट हर एक इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर के ऊपर लगा लेना है। क्यों, क्या होगा, मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी। मोनोपोली कैसे, कि अगर आप किसी एक एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट का क्या लगा मतलब वो पढ़ रहे हैं मंथली मैगज़ीन, और आप उसी का सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो जो मंथली मैगज़ीन से ही वो आपको टेस्ट बना के दे देता है, और उसमें से आप सारे सही कर देते हैं, ठीक। तो आपका ये मोरल बूस्ट हो जाता है कि यार करंट अफेयर तो अच्छे हो गए। देखो यार, करंट अफेयर वो उसी कोचिंग से नहीं आने वाले हैं, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सारे कवर करे हों उस मंथली टेस्ट के अंदर, मंथली मैगज़ीन के अंदर में, ठीक। अब आप क्या करें, अब आपको दूसरे इंस्टीट्यूट की मंथली मैगज़ीन उठा के नहीं पढ़नी है, आप उन इंस्टीट्यूट के एक एक दो दो या तीन तीन टेस्ट लगा लो करंट अफेयर के ऊपर। तो जो एक मोनोपोली थी कि आप सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंडेंट थे, और वहीं से ही आप सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो जो चीज़ छूट भी गई होंगी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो अब आप नेक्स्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एक एक दो दो टेस्ट लगा लिए करंट अफेयर के ऊपर, तो आपको वहाँ से हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी पीटी 365 की भी मैंने रिकॉर्डिंग करके डाल दी है, और जो एक दो सब्जेक्ट की बची है वो भी मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, ठीक। और एनवायरनमेंट में क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, सबका अलग अलग है। कुछ शंकर आईएएस की बुक को प्रीफर करते हैं, और कुछ पीएमएफ आईएएस को प्रीफर करते हैं, और साथ में आपका क्या चलता है, करंट अफेयर चलता है। करंट अफेयर के लिए तो ऊपर मैंने सोर्स बता ही दिया है, जहाँ से आप करना चाहें कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपने नोट्स बना लिए हों, आप उनको अच्छे से रिवाइज़ करें, और क्या करें कि मतलब जो कंसेप्ट है ना, जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। और अगर किसी को पीएमएफ आईएएस से रिवीजन की कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने पीएमएफ आईएएस को कवर करा है, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, इसके भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी मैं टेस्ट सीरीज़ पे भी आऊँगा कि टेस्ट सीरीज़ कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, ठीक। और सेम इंटरनेशनल रिलेशन भी आपके करंट अफेयर से कवर हो जाता है, बट उसमें ऑर्गेनाइजेशन देख लेना। अब ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी हैं, तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखें। ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेन चलती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, आईसीसी हो गया, ठीक। ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता और हज़ार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है इसके अलावा, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है। यूपीएससी की पीवाईक्यू आपने सॉल्व करेंगे, वहाँ से ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, ऑप्शन में जो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अपने लिए अलग से चाहे शॉर्ट नोट्स बना लो, या कहीं जो भी आपके पास मटेरियल हो वहाँ से पढ़ लो, ठीक।
अब इसमें ये आता है कि अब आप टेस्ट सीरीज़ कैसे सॉल्व करेंगे और आपको इन सब चीज़ों पे क्या करना चाहिए। अगर आपने ये सारा बेसिक्स अपना कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है भाई, कोई सी भी किताबें नहीं पढ़नी है। ठीक, आर्ट एंड कल्चर के लिए और बता देता हूँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ भी कहीं से भी कुछ मटेरियल नहीं पढ़ना है। नितिन सिंघानिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, नितिन सिंघानिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि मैं भी उनको कवर कराऊंगा। नितिन सिंघानिया के जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हो गया, डांसेस हो गया, डांसेस वाला हो गया, और पपेट्री वाला हो गया, पपेट्री वाला कर लेना। और जो फिलोसफी वाला हो गया, फिलोसफी वाला हो गया, कर लेना उसको। और यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट हो गया। फिलोसफी वाला जस्ट लाइक जैसे ये आपके दे देते हैं ना, मीमांसा, पतंजलि, ये सारी चीज़ें। ठीक, और इंटेंजिबल हेरिटेज वाला साइट्स वाला हो गया, आईवीसी हो गया। ठीक, ये चैप्टर कर लेना, खत्म, आर्ट एंड कल्चर ही खत्म भाई। ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मटेरियल पढ़ना, ना कोई मैगजीन, कुछ भी नहीं। बाकी टेस्ट सीरीज से कंप्लीट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपने ये सारे बेसिक्स कर लिए। बेसिक्स करने के बाद अब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। देखो कुछ का ये होता है कि आपने कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज लगा दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग है। मतलब मान लीजिए जिसने पॉलिटिकल सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन लगा दिया, फुल लेंथ लगा दिया उसके ऊपर पे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को ये लगता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक, आप चाहे कितनी भी टेस्ट सीरीज लगाओ। मान लीजिए कि आपने 60 से 70 टेस्ट सीरीज लगाने का सोचा है, देखो टेस्ट सीरीज आप लगाओ, बट टेस्ट सीरीज लगाने के साथ साथ आपको क्या करना है, उनके सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, और पीवाईक्यू। ठीक, आप अगर एक बार को टेस्ट सीरीज भी ना लगाओ तो पीवाईक्यू कर लेना भाई। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज उठाने से पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना, यूपीएससी सीएससी के, और साथ में, और पीवाईक्यूज तो ये सॉल्व करने हैं, और किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसके साथ क्या करना है, यूपीएससी सीएससी वाले तो पीवाईक्यू हो गए आपके। ठीक, इसके अलावा आप क्या करेंगे कि जो यूपीएससी सीएससी जैसे एग्ज़ाम कराता है आपका, कौन सा, सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, एनडीए का एग्ज़ाम हो गया, सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो गया, सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो गया, जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हो गया। अगर आप एक बार को टेस्ट सीरीज करना भी छोड़ देते हैं, और अगर आपने ये कर लिया ना, आपका मतलब ऐसे समझ लो कि 99% तक चांसेस बन सकते हैं यूपीएससी क्लियर होने के। क्यों? क्योंकि सीएससी का जिस टाइम पे आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो एक टॉपिक्स की लिस्ट बना लेना भाई साहब कि ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से ये आ रहा है, फिर बार बार वहीं से ही रिवाइज करते रहना है, थीम आ जाएगी आपके पास। तो कोई यूपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट कर रहा है सीडीएस का, तो उसका टॉपिक्स सेम रहेंगे। मतलब कई बार क्या होता है, जो सीडीएस में पहले टॉपिक आ गया, सीएससी में बाद में आ जाता है। ठीक, सीएपीएफ के भी एटलीस्ट क्वेश्चन कर लेना 10 साल के, 10 साल के। देखो सीडीएस के क्या कर सकते हैं, 5 साल का ले लीजिए, क्योंकि एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो 5 साल के भी कर लिए तो 10 पेपर हो जाएंगे। सेम एनडीए का, ऐसे ही जियो साइंटिस्ट के कर लेना 10 साल के। अब आपके पास पूरी एक थीम कलेक्ट होगी है, और उनके ऑप्शंस को देख के आप अच्छे से उन टॉपिक्स पे वर्क कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार को अगर आपने बिल्कुल भी टेस्ट रिसॉल्व नहीं करी ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू को घोट के डाल देना भाई साहब कि कौन सा टॉपिक कहाँ से क्या आ रहा है, फिर उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना। और इसकी सहूलियत के लिए भी मैं खुद सीडीएस और सीएपीएफ और इन सब के एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को करा रहा हूँ, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाती हैं और आप उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज उठाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लीजिए कि टेस्ट सीरीज उठा लिया और इस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि 35 से 40 टेस्ट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जीएस का टेस्ट, मतलब मान लीजिए कोई एक टेस्ट लगाया, उसमें देखा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। नंबर तो पहली बात देखनी नहीं है, क्वेश्चन कितने गलत हुए और क्यों गलत हुए। ठीक, अब सॉल्यूशन में जाना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ने हैं कि जो कि आपके गलत हुए थे, क्यों गलत हुए थे वो देखना है। क्योंकि सही होते हुए जिस टाइम पे आप देख लेते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हो गया ये तो सही। लेकिन और फिर धीरे धीरे 100 क्वेश्चन तक आते आते तक आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो गलत हुए हैं पहले उनको देखना है कि वो गलत क्यों हुए हैं, गलत क्यों हुए हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ आपने यहाँ पे ये सिली मिस्टेक करी है। इस तरीके से आप अपने सिली मिस्टेक्स को टैकल आउट कर पाएंगे। ठीक, सॉल्यूशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और वहीं से ही आपकी सारी चीज़ें भी कवर हो जाती हैं कई बार। ठीक, आर्ट एंड कल्चर भी आपका हो जाएगा, हर एक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें आपकी छूट भी रही होंगी तो टेस्ट सीरीज आपका वो कवर करा देती हैं। ठीक, और बाकी 2-2 3-3 टेस्ट आप करंट अफेयर के लगा लेना अदर इंस्टीट्यूट्स के। और इफ़ अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो उस पर बना दूंगा। ओके, ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और सी सेट के लिए भी मैं एक अलग से ले आऊँगा। और सी सेट का अगर आपको कोई डर है
तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देख ली सी सेट की, तो आपका ये जो डर है ना सी सेट का, ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। खासकर मैथ से तो मतलब आप मैथ से प्यार करने लगेंगे। समझ रहे हैं? इतना मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने एक बार सी सेट देख लिया तो ठीक। और ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि जिसका सी सेट बी है ना, बिल्कुल एकदम उसने पढ़ा ही नहीं है भाई, मतलब मैथ्स बैकग्राउंड रहा ही नहीं है, मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि उसको मैथ से प्यार हो जाएगा। और सी सेट में मतलब ऐसे समझ लो कि उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो कभी डरेगा ही नहीं उससे। ओके, बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।